नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 11 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। दोस्तों अगर आपको आने वाले समय में एग्जाम देना है तो आप जो है एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान से सुनिएगा और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने जो एक्स्ट्रा फैक्ट में बहुत सारे प्रश्न बताए यहाँ पे आज रिपीट होने को देखने को मिलेगा आपको, जैसा कि अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे। एक प्रश्न पूछा गया था, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक्स्ट्रा फैक्ट में ले लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र अगर आपसे कोई पूछ ले तो CaOCl2 होता है, साथ ही साथ इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, विरंजक चूर्ण भी इसे कहते हैं, है ना। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है। कोई बच्चा बताया कि हिमाचल प्रदेश और एक बच्चा मुझे मेघालय बताया है। तो देखिएगा कि क्या पूछा गया था, इसमें थोड़ा सा सस्पिशन है। अगर हिमाचल प्रदेश का गवर्नर पूछा गया होगा तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के अंदर ही सत्ता पलट हुआ है, इसीलिए मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश का ही पूछा होगा। हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस की सरकार बनी है और वहां पे मुख्यमंत्री कौन बना है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला एक प्रश्न पूछा गया था, 24वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का खेल कहाँ होगा। कल ही बताए थे जी, है ना, सब कुछ बताए थे। इससे रिलेटेड जो भी है, क्रिकेट का विश्व कप, महिला वाला फीफा, अंडर-20 फीफा, अगला जो होगा ओलंपिक, सब बताए थे। तो 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये आपका पेरिस में होगा। 28 वाला जो होगा ये आपका लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, 28 वाला कहाँ पे होगा, लॉस एंजलिस में होगा। अगर उससे भी आप आगे जाएं तो 2032 आएगा, तो ये होगा आपका ब्रिस्बेन में। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, सबसे पहले एक्स्ट्रा फैक्ट ले लीजिए, ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस से होती है और भारत भाग कब लिया, तो 1900 ईस्वी में लिया, क्योंकि 4 साल के अंतराल पे जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होती है। तो दूसरा ओलंपिक कब हुआ होगा 1896 के बाद, 1900 में। और मजे की बात यह है कि ये भी पेरिस में हुआ था और जो आगामी ओलंपिक होगा ये भी पेरिस में होगा। तो जब भारत जब भाग लिया था वो भी पेरिस में ही हुआ था 1900 में। ठीक है, एक प्रश्न आपको फीफा से देखने को मिला है लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं है, फिर भी आपको बता दूं कि फीफा 2022 का आयोजन जो है आपका कतर देश के अंदर किया गया था। इसमें आपका विजेता जो है अर्जेंटीना रहा है और उप विजेता जो है आपका फ्रांस रहा है। ठीक है, इसके अलावा फीफा जो है आपका फीफा ओमियन वाला अगले साल, मतलब इसी साल होगा, 2023 तो आ गया ना भाई, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के अंदर होगा। फीफा जो है आपका मेन वाला जो अगली बार होगा 22/4/26 में होगा, ये आपका USA, कनाडा और मैक्सिको के अंदर संयुक्त रूप से होगा। अंडर-20 फीफा अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अंडर-20 वाला कहाँ होगा, तो ये आपका जो है इंडोनेशिया के अंदर इसी साल प्रस्तावित है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा फीफा से रिलेटेड में। अगला प्रश्न, हाँ, फीफा की स्थापना अगर कोई पूछ ले तो 1904 में। फीफा का मुख्यालय अगर कोई पूछ ले तो ज्यूरिख में है। ये सभी बात आपको ध्यान रखना होगा। फीफा क्या है तो जानते ही हैं, जैसे फुटबॉल का महाकुंभ कर सकते हैं इसे। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, पूछा गया था। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताया था, पकानी कोका दियोदशम, पकानी कोका दियोदशम, इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक बताया था। 52 से लेकर 61 तक के आर्टिकल का आप बैठाएंगे, एक एक वर्ड का अपना अलग अलग मीनिंग है। जैसे मौ से क्या है, महाभियोग, तो राष्ट्रपति को जो हटाने का प्रतिक्रिया है ये है आपका महाभियोग ही होता है, तो महाभियोग 61 आर्टिकल में है। तो ऑप्शन नंबर जो भी 61 में, जिस ऑप्शन में भी 61 होगा तो वही राइट आंसर आपका हो जाएगा। 100 से शपथ हो जाता है तो 60 में शपथ हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से प से पद तो 52 में पद हो जाएगा, क से कार्यपालिका का प्रधान हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो एडिशनल इनके आर्टिकल हैं 52 से 61 के अलावा, ये है आपका राष्ट्रपति का क्षमादान, कदाचार सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, तो आर्टिकल 72 इस प्रकार का पावर प्रदान करता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी होता है 1, 2, 3 के तहत, तो ये दोनों बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का राष्ट्रपति के पास अधिकार है, तो ये आर्टिकल 85 है। महान्यवादी की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 76 के थ्रू करते हैं, तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, वर्षा मापक यंत्र को क्या कहते हैं, तो वर्षा मापने वाला यंत्र, ये प्रैक्टिस सेट में हमने पढ़ाया है भाई, प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया है। ठीक है, वर्षा मापने वाला, पवन मापने वाला, तो वर्षा मापने वाले यंत्र को रेन गेज कहा जाता है। यहीं पर ही हमने एक और बात बता देना है आपको कि जो मानचित्र पे समवर्षा वाली रेखा को मिलाने वाले, समवर्षा वाले स्थान को जो मिलाने वाली रेखा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आइसो हाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
आइसो हाइट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हाइट शब्द से ऐसा लगता है कि ऊंचाई की बात हो रही होगी, लेकिन आइसो हाइट जो है ये समवर्षा वाली रेखा होती है, इसे कंटूर लाइन भी कह देते हैं। तो बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ऊंचाई मापने वाला यंत्र क्या होता है, तो अल्टीमीटर को हम ऊंचाई मापते हैं अल्टीमीटर से। इसके अलावा अत्यधिक उच्च तापमान को अगर आपको मापना है तो आप इस्तेमाल करते हैं पैरोमीटर, क्योंकि तापमान मापने के लिए तो आप थर्मामीटर का भी यूज करते हैं, लेकिन थर्मामीटर का कितना टेम्परेचर रहता है, मतलब शरीर का टेम्परेचर मापते हैं, शरीर का टेम्परेचर होता ही कितना है, 37 डिग्री सी होता है ना। विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं, अमीटर का उपयोग करते हैं। और विद्युत धारा जो होता है करंट, उसकी मात्रक क्या होती है, एम्पियर होता है, ए से डिनोट करता है। ये भी आपकी एग्जाम में छपेगी। पवन का वेग, वेग जो है, वेग यहाँ पे वेग लिखना पड़ेगा, माने पवन का चाल मापने के लिए आप एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए आप बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। दाब का अगर एसआई मात्रक आपसे पूछ दिया जाए तो पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा दाब का मात्रक, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये भी पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक से एक रिलेट करके आपको बताऊंगा और आपको पास करा के ही छोड़ूंगा। आपका बस साथ चाहिए, आप बने रहिए, ठीक है। मछली का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। मछली का पर्यायवाची शब्द जो है बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है ये आपका मीन होता है, मत्स्य होता है। भगवान विष्णु का एक मत्स्य अवतार आपने देखा होगा, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते थे वहां पर, ठीक है। अंग्रेजी में इसे फिश कहते हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था जो मैंने कल ही बताया था, अपने मन से बताया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो आपका पूर्वोत्तर भारत के आसपास जो भी राज्य है वहीं से आपको नृत्य और जो है नेशनल पार्क पूछे जाने की संभावना ज्यादा होता है, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये आपका असम में है, मैंने कल बताया था। और काजीरंगा के साथ साथ असम में और भी है जो सब बताया था, मैं यहाँ पे फिर से एक बार नोट कर लिया हूं, आपको बता दूं। असम में अन्य नेशनल पार्क है मानस, डिब्रू सखोवा, कैसे याद रखेंगे, डिब्रूगढ़ है ना भाई वहां, तो याद रखेंगे। ओरंग, इसको कैसे याद रखेंगे, पहले इसका नाम राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क था, लेकिन राजीव गांधी शब्द को अब हटा दिया गया है, अब खाली ओरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है। नमेरी, नमेरी नेशनल पार्क भी आपका जो है कहां पर है, असम में ही है। और नमेरी एक गाय की प्रजाति भी होती है जी, तो ध्यान रखिएगा, नमेरी जो है एक गाय का उच्च नस्ल के प्रजाति भी होता है। पावी तोरा, ये भी आपका जो है पश्चिम बंगाल, माफ कीजिएगा, असम में ही स्थित है, ठीक है। तो सभी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला एक प्रश्न है, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है, नाम दफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कैबुल लामजाओ कल पूछा गया था, कहाँ है, मणिपुर में। हेमिस कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क जो है, इंडिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के हिसाब से, और यह आपका कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे जो है हिम तेंदुआ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हिम तेंदुआ, स्नो लेओपार्ड जो है यहाँ पर पाया जाता है इंडिया के अंदर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागा अर्जुन सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो श्री सैलम आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। तो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में थोड़ा सा फर्क होता है। टाइगर रिजर्व जो है टाइगर के लिए स्पेशली होता है, ठीक है। भारत की सबसे छोटा सीमा किस देश के साथ लगती है, देखिए सीमा रेखा पे मैं एक पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगा, एक वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि सीमा रेखा से कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया था। पानी में आग लगाना है आपको तो हर चीज देखते हुए चलना है। एग्जामिनर की हर परख पे ध्यान रखना है कि कहां कौन सा स्टेप उठा रहा है और आपको उसी रास्ते चलना है। तू डाल डाल मैं पात पात, कल पूछा भी गया था, है ना। तो अफगानिस्तान की सीमा जो है ये सबसे छोटी सीमा है इंडिया के साथ लगने वाली। बात करें भारत के कुल कितने देशों के साथ सीमा लगती है, तो 7 देशों के साथ सीमा लगती है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तटीय राज्यों में भारत के अंदर सबसे अधिक लंबा सीमा किस राज्य की है, तो गुजरात का है। और सेकेंड स्थान किसका है, तो आंध्र प्रदेश का है तटीय राज्यों में। यहाँ पे मैप से थोड़ा समझिए तो अच्छा रहेगा। भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, बार बार बता रहा हूँ। आपसे पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि भारत में कितने राज्यों से गुजरता है, ये पूछेगा कि इनमें से किस राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए कर्क रेखा वाला राज्य पे मैं पेन चला रहा हूं, ध्यान रखिएगा। देखिए ये गुजरात, ये राजस्थान का छोटा सा पार्ट डूंगरपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से जो है ये मणिपुर तक चला गया, मिजोरम तक। इस प्रकार से 8 राज्य जो है जो कर्क रेखा से गुजरती है भारत के अंदर। इसके अलावा जो अफगानिस्तान का सबसे छोटकू सीमा है, देखिए ये रहा आपका अफगानिस्तान, और ये आपका लद्दाख के पास ये छोटा सा जो है यहाँ पे छोटा सा सीमा बनाता है आपका भारत के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा है भारत का, ये देखिए बांग्लादेश के साथ सीमा भारत का ये सबसे लंबा है ना। तो इसी प्रकार से आप याद रखेंगे। अगर मैप को आप थोड़ा सा भी मैप में इंटरेस्टेड हैं तो आपको बहुत चीज याद हो सकता है। देखिए अगर मैं बताऊं कि सार्क का देश कैसे याद करना है, देखिए यहाँ पे होता है मालदीव, यहाँ पे लक्षद्वीप लिखा है, यहाँ पे मालदीव नक्शा में नहीं आया, यहाँ पे है मालदीव, मान लीजिए ये श्रीलंका है, ये आपका जो है भारत है पूरा, और ये आपका जो है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। यही तो सार्क का देश है। तो आप मैप को थोड़ा थोड़ा पढ़ा कीजिए, आदत डालिए अपने पाठ्यक्रम में।
एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 1951 में जोड़ा गया था और ये फर्स्ट संशोधन था संविधान के अंदर। ठीक है, तो प्रथम संशोधन के द्वारा ही 9वीं अनुसूची को संविधान के अंदर जोड़ा गया था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? देखिए, भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है ये आपका जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है भारत सरकार का फाइनेंशियल ईयर। लेकिन रिजर्व बैंक का फाइनेंशियल ईयर अलग है, इसका लेखा जोखा वर्ष जो है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है अगले साल का। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। जैसे 2023 में इसका क्या होगा, 1 जुलाई 1/7/23 से है ना 30/6/24 तक जो है इसका लेखा वर्ष रहेगा। ठीक है, रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में स्थित है और इसे अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है। रेलवे के अंदर पूछा गया था कि अंतिम ऋणदाता बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके प्रमुख कार्यों में आ जाइए तो नोटों का निर्गमन करना, साख को सृजन करना, मौद्रिक नीति बनाना, रेपो रेट जारी करना, रिवर्स रेपो रेट जारी करना, बैंक दर निर्धारित करना, CRR तय करना, CLR तय करना, ये सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रमुख कर्तव्य है। साथ ही साथ वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। 1 रुपए की नोटों को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर की हस्ताक्षर होती है। तब आपको होगा कि 1 रुपए के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है भाई? तो वित्त सचिव भारत सरकार के साइन होता है आपका 1 रुपए के नोट पे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल की सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखिए, सौर मंडल की सबसे चमकीला ग्रह कहे, है ना, गर्म ग्रह कहे, मॉर्निंग स्टार कहे, इवनिंग स्टार कहे, पृथ्वी का बहन कहे, ये सभी आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है, वीनस जो है इनके कई सारे उपनाम है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। अगर सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे कोई पूछ ले तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौर मंडल का? बताइएगा। सबसे बड़ा ग्रह है आपका जुपिटर और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी यानी बुध। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? शनि के पास। कभी जमाना में बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह हुआ करता था, लेकिन अब मामला बदल गया है। अगर पुराना लुसेंट आप आज से 10 साल पहले वाला पढ़ रहे हैं तो बदल दीजिए, क्योंकि उसमें जो है बृहस्पति लिखा है, अब शनि हो गया है। चारों तरफ रिंग वाला ग्रह कौन सा है जिसके चारों तरफ ऐसे वलय पाया जाता है? ये है आपका सैटर्न, शनि। सबसे बड़ा उपग्रह पूछ ले तो ज्ञानामीड, ये किसका है? ये जुपिटर का ही उपग्रह है सबसे बड़ा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। ध्यान रखिएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, ये तो कॉमन है, कल भी पूछा गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? मैंने तीनों बता चुका है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1556 में। पहला कब होता है? 1526 में। तीसरा कब होता है? 1761 में। और पहला किसके किसके बीच होता है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। कौन विजय रहता है? बाबर विजय रहता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच? अकबर और हुमायूं के बीच। 1556 में कौन विजय? अकबर विजय। पानीपत की तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। कौन विजय? अहमद शाह अब्दाली। इसके अलावा जो बाबर का प्रमुख युद्ध है, ध्यान रखिए, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529 और 1530 में बाबर चले गए ऊपर। इसके बाद मुगल सत्ता किसके हाथ में आया? बाबर के बाद हुमायूं। बाबर को क्या कहा जाता है? कलंदर कहा जाता है, क्योंकि ये दानशील प्रवृत्ति के लोग थे। इसके अलावा मुगल वंश का ये संस्थापक भी हैं। ठीक है, बाबर के पिता का नाम भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर, तो छप सकती है, तो शेख उमर शेख मिर्जा है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? तो समता का अधिकार। मैं बार बार आपको रेलवे ग्रुप डी से ही बताते आ रहा हूं भाई, मौलिक अधिकार के जो भी अधिकार हैं, आर्टिकल हैं, आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद 17 छुआछूत कांड, 18 उपाधि कांड, 19 प्रेस की स्वतंत्रता, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। एकमात्र ऐसा अधिकार जो आपातकाल में भी नहीं बदलता है, आर्टिकल 21 है। 23 है मानव तस्करी पे रोक, 24 है बाल श्रम पे निषेध, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता और 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर ने इसे ही संविधान का आत्मा कहा है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के प्रयोग करके ही 5 प्रकार का रीट जारी करता है। गंगा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, जानवी होता है ना, सुर नदी भी हो सकती है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द खग हो सकता है, परिंदा हो सकता है ना। पक्षी का मयंक का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था, मयंक का बेसिकली अर्थ होता है चांद से रिलेटेड, तो चांद हो जाएगा, हिमांशु हो जाएगा, शशि हो जाएगा, है ना। इसका जो सूर्य से कोई पूछ ले तो रवि हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, दिनकर हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा। ये सब तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं जी, तो हिंदी को इतना टफ नहीं पूछा जा रहा है। हाँ, कल एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कवित्री शब्द का जो है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, तो सुधार कर लीजिएगा। कवित्री कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है ना, क व यहर्षि कर तद्रुकी का, इस प्रकार से कुछ लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? 1931 में हुई थी। अंबेडकर समझौता या पूना पैक्ट 1914 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, 31 में और 32 में।
गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड याद आया कुछ मैकडोनाल्ड से? मैं प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया हूँ, जो सांप्रदायिक पंचायत था, कम्युनल अवार्ड, ये रैमजे मैकडोनाल्ड ही लाया था। तो दोस्तों ये था आज का फर्स्ट शिफ्ट का सभी ऑथेंटिक प्रश्न का ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम पे PDF प्राप्त कर लीजिएगा और मिलेंगे इसी शिफ्ट का मैथ वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।